Let's read this question. So this question says, given statement 1 is the ratio of inertial mass to gravitational mass is equal to 1. Statement 2 is the inertial mass and gravitational mass of a bodies are equivalent. ठीक है, inertial mass और gravitational mass क्या होते हैं, बॉडीज के इक्विवेलेंट होते हैं. ठीक है, तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. सो वी कैन राइट डाउन द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है, इस क्वेश्चन को बच्चों देखिए की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, इनर्शियल एंड ग्रेविटेशनल मास. मास लिख लीजिए. ठीक है, मास ही लिख लीजिए इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट. ठीक है, देखिए मास आपका क्या होता है, इनर्शियल मास बोल रखा है, ग्रेविटेशनल मास बोल रखा है. ठीक है, एक कौन कौन सा मास बोल रखा है, इनर्शियल मास बोल रखा है और ग्रेविटेशनल मास बोल रखा है. ठीक है, तो देखिए बच्चों, अब हम यहाँ पर से क्या बता सकते हैं. ओके, तो देखिए मास आपके इनर्शियल मास देखिए हम पहले डिफाइन कैसे करते हैं. इनर्शियल मास होता क्या है, देखिए लॉ ऑफ इनर्शिया, न्यूटन्स की फर्स्ट लॉ की आती है आपकी लॉ ऑफ इनर्शिया. ठीक है, और देखिए हमें पता है जो आपका एक्सेलेरेशन होता है वो किसके इक्वल होता है, आपका फोर्स अपॉन मास के इक्वल होता है. किसके इक्वल होता है आपका, देखिए हमने न्यूटन्स फर्स्ट लॉ में पढ़ा था कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास क्या होता है, बहुत हाई होता है. ठीक है, अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास क्या होता है, जिसके पास जितना ज्यादा क्या होता है मास होता है, उसके पास इतना ज्यादा इनर्शिया होता है. उतना ज्यादा इनर्शिया होता है तो उसकी स्टेट को चेंज कर पाना क्या होता है, उतना कम पॉसिबल हो पाता है. ठीक है, तो अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास काफी हाई होगा तो हम बता सकते हैं जो उसका एक्सिलरेशन होगा, ठीक है, ए होगा, वो क्या होगा आपका, और ज्यादा क्या होगा आपका, स्मॉल होगा. ठीक है, तो देखिए बच्चों जो आपका फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है आपका, मास टाइम्स एक्सेलरेशन होता है. फोर्स किसके इक्वल होता है, मास टाइम्स एक्सेलरेशन के इक्वल होता है. ठीक है, और यहाँ से जो आपकी मास की वैल्यू आती है, इस मास को हम क्या बोलते हैं, आपका इनर्शियल मास बोलते हैं. क्या बोलते हैं, आपका इनर्शियल मास. जो आपको न्यूटन्स सेकंड लॉज ऑफ मोशन से मास मिलता है, ये मास कैसा आपका इनर्शियल मास क्या है. ठीक है, एफ इज ए सम फोर्स, ए इज द एक्सेलरेशन एंड एम आई इज कॉल्ड अवर इनर्शियल मास. ये क्या बताता है, आपका इनर्शियल मास बताता है. ठीक है, अगर किसी ऑब्जेक्ट का देखिए इनर्शियल मास मास बहुत ज्यादा होगा तो हम बता सकते हैं उसका ई क्या होगा, लेस होगा, क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. ठीक है, उस ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज कर पाना क्या होगा, उतना ही ज्यादा क्या होगा आपका, मुश्किल होगा. ठीक है, तो ये जो डिफाइन होता है आपका न्यूटन्स लॉ से, इसे हम क्या बोलते हैं, आपका इनर्शियल मास बोलते हैं. ठीक है, दूसरा मास देखिए आपका क्या होता है, ग्रेविटेशनल मास बोल रखा है. क्या बोल रखा है, ग्रेविटेशनल मास. ग्रेविटेशनल मास को देखिए बच्चों हम कैसे डिफाइन किया जाता है. ग्रेविटेशनल मास होता है, देखिए अगर कोई ऑब्जेक्ट आपका किसी ग्रेविटेशनल फील्ड में है, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट क्या आपका किसी ग्रेविटेशनल फील्ड में है, तो उस पर एक फोर्स लगता है. फोर्स किसके इक्वल लगता है, फोर्स इक्वल होता है आपका एम इंटू जी के इक्वल. ठीक है, और इस मास को मैं सब्सक्रिप्ट में एम जी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ से एम जी को क्या लिख सकता हूँ, एफ डिवाइडेड बाई जी के इक्वल ले रहा हूँ. ठीक है, ये मास देखिए हम कैसे डिफाइन कर रहे हैं, दिस मास इज डिफाइंड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस इन एन ग्रेविटेशनल फील्ड, किसी ग्रेविटेशनल फील्ड में रखा हुआ है, तब उस पर जो फोर्स लगेगा वो कितना होगा आपका एम. ये देखिए कोई ऑब्जेक्ट है आपका, मान लीजिए अर्थ की सरफेस पर रखा हुआ है, तो कितना फोर्स लगता है, जीएमएम बाई आर स्क्वायर के इक्वल लगता है. ठीक है, जीएमएम बाई आर स्क्वायर, अर्थ की सरफेस पर रखा हुआ है तो कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है, ये पूरी टर्म क्या होती है, दिस इज एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. और यहाँ से जो फोर्स आता है वो किसके इक्वल आता है, आपका एमजी के इक्वल आता है. तो इस मास को जो हम डिफाइन करते हैं, दिस मास, ठीक है, किसके कारण, जब आपका फोर्स लग रहा है, कौन सा, ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ये जो मास डिफाइन होता है, दिस इज कॉल्ड अवर ग्रेविटेशनल मास. ये क्या कहलाता है आपका, ग्रेविटेशनल मास. ठीक है, ऊपर वाला मास क्या था आपका, इनर्शियल मास, नीचे वाला मास क्या आपका, ग्रेविटेशनल मास. ठीक है, एक और भी मासेस होते हैं, जैसे आपका इलेक्ट्रिक के कंपैरिजन में भी हम उसको डिफाइन कर सकते हैं. कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विवेलेंट भी बोला जाता है उसको. ठीक है, अगर देखिए कोई चार्ज पार्टिकल मान लीजिए जिसका चार्ज क्या है, क्यू के इक्वल है, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उस पर फोर्स कितना लगेगा, क्यू ई के इक्वल लगता है. ठीक है, और फोर्स आपका क्यू ई लग रहा है तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ क्यू ई किसके इक्वल होगा, आपका मास टाइम्स एक्सेलरेशन के इक्वल होगा. तो यहाँ से जो मास डिफाइन होगा, क्यू ई बाई ए, ये डिफाइन होगा. ठीक है, तो इस मास को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक इक्विवेलेंट मास बोलते हैं. क्या बोलते हैं, आपका इलेक्ट्रिक इक्विवेलेंट मास बोलते हैं. ठीक है, अब देखिए बच्चों, मैं यहाँ पर से एनालॉजी में बताता हूँ. देखिए बच्चों, अब हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, अगर हम इन दोनों का रेशियो ले लें, ठीक है, दिस इज माई इक्वेशन 1 इनर्शियल मास के लिए, या आपकी ग्रेविटेशनल मास के लिए इक्वेशन 2, इन दोनों का अगर मैं रेशियो ले लूं तो एम आई डिवाइडेड बाई एम जी, इसका रेशियो देखिए किसके को लगा, फोर्स बाई एरिया, सॉरी फोर्स बाई एक्सेलरेशन यहाँ पर है, फोर्स बाई जी यहाँ पर है. ठीक है, फोर्स से फोर्स कैंसिल, तो इसका रेशियो आपका जी बाई ए के इक्वल आ गया. कितना आ गया आपका, जी बाई ए के इक्वल. ठीक है, जी बाई ए की वैल्यू इन जनरल किसके इक्वल होती है, फ्रॉम द इक्विवेलेंस प्रिंसिपल हम बता सकते हैं 1 के इक्वल होती है. देखिए ये 1 के इक्वल हम इसलिए लेते हैं ना, क्योंकि बाकी टर्म आपकी कांस्टेंट है, फोर्स हम यहाँ पर कांस्टेंट मानेंगे, जी की वैल्यू क्या आपकी कांस्टेंट है. ठीक है, और यहाँ पर देखिए ये फोर्स आपका सेम ही है और एक्सेलेरेशन भी क्या होगा आपका कांस्टेंट होगा, तो इसलिए हम इसको यहाँ पर से डिफाइन कर सकते हैं. ये यहाँ पर से क्या होता है, जी बाई ए की वैल्यू आपकी प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस है, हम बोल सकते हैं 1 के इक्वल होती है. लेकिन बट दिस इज नॉट ट्रू फॉर दिस मासेस जो हमने इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट में डिफाइन किया है. देखिए क्यू ये किसके इक्वल है, क्यू ई बाई ए के इक्वल. चार्ज तो बच्चों आपका ऑब्जेक्ट का डिफरेंट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज आपका लेस होता है. ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का मास भी, इलेक्ट्रॉन का आपका चार्ज
होता है, इलेक्ट्रॉन हैव चार्ज, बट इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है आपका, बहुत लेस होता है, लाइट पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन बेसिकली। अगर मैं न्यूट्रॉन की बात करूं तो न्यूट्रॉन आपका हैवियर पार्टिकल में आता है, लेकिन उसका चार्ज क्या होता है, चार्ज जीरो होता है, तो उसके लिए यहाँ पर ये अलग चीज डिफाइन हो जाएगी, ठीक है। तो जो आपका इलेक्ट्रिक मास है वो क्या आपका डिपेंड करता है किस पर, चार्ज पर भी डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका इक्विवेलेंट नहीं होगा। लेकिन जो ग्रेविटेशनल मास और इनर्शियल मासेस है ये क्या हो जाते हैं, एक दूसरे के इक्विवेलेंट हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम इसको यहाँ पर से ऐसे बता सकते हैं। अब बच्चों देखिए ऑप्शंस में आते हैं, ऑप्शंस में लिखा है स्टेटमेंट वन, द रेशियो ऑफ इनर्शियल मास टू ग्रेविटेशनल मास इज इक्वल टू वन। तो ये बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस ये रेशियो वन के इक्वल आता है। तो रीजन तो अजय फर्स्ट स्टेटमेंट तो आपका बिल्कुल करेक्ट है। स्टेटमेंट टू में बोला है द इनर्शियल मास एंड ग्रेविटेशनल मासेस ऑफ ए बॉडी आर इक्विवेलेंट, ये भी बिल्कुल ट्रू है, ठीक है। इनर्शियल मास और ग्रेविटेशनल मासेस क्या होते हैं आपके, इक्विवेलेंट होते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने बताया कि ये किसी अदर टर्म पर क्या कर रहे हैं, डिपेंड नहीं कर रहे, तो इसलिए क्या होते हैं आपके इक्विवेलेंट हो जाते हैं। इनका रेशियो किसके इक्वल आता है, वन के इक्वल आता है, ऑलराइट। तो यहाँ पर से देखिए बच्चों स्टेटमेंट वन भी ट्रू है, टू भी ट्रू है, ठीक है। और इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन और नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, अब आपको ये चेक करना है, ठीक है। तो देखिए बच्चों हम लिख सकते हैं कि इन रेशियो ऑफ इनर्शियल मास, ठीक है, ये दिस इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन तो नहीं होगा, राइट। इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं, देखिए हम डिफाइन इस तरीके से करते हैं कि देखिए इनर्शियल मास, और इसको हम डिफाइन कैसे किया था, हमने डिफाइन ऐसे किया था कि जो आपका देखिए इनर्शियल मास है ये फोर्स बाय एक्सेलेरेशन के इक्वल है, ये फोर्स बाय जी के इक्वल है, ठीक है। ये किसके इक्वल है आपका, फोर्स बाय जी। ये हमने फील्ड के टर्म में डिफाइन किए थे। अगर हमने किसी मास को ग्रेविटेशन फील्ड में रखा तो उसका जो मास होगा वो एफ बाई जी के इक्वल होगा, ठीक है। और इन जनरल जो हम न्यूटन फर्स्ट लॉ का सेकंड लॉ का यूज करके मैंने बताया, मास किसके इक्वल आएगा आपका, फोर्स बाय एक्सेलेरेशन के इक्वल आएगा, ठीक है। तो ये आपका बता सकते हैं कि जो आपका बी स्टेटमेंट है, बोथ अजर्सन एंड स्टेटमेंट वन एंड ट्रू आर ट्रू, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसका राइट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।